सर, सबसे पहले आप कांग्रेस से वार्ड नंबर 1 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़े थे और उसमें आप कामयाब भी हो गए थे। सबसे पहले रीज़न ये है कि आप कांग्रेस पार्टी को अलविदा क्यों कहे, इसकी वजह क्या है? आपका सवाल था कि भाई कांग्रेस से आप अलग क्यों हुए। ये इसलिए हुए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला कॉर्पोरेटर कौन होगा, तो कोसी पार्टी से होगा। आज हम वार्ड नंबर 1 में ताजनगर में जो रजा चौक मुस्लिम संघ में होता है, तो यहाँ की जनता से हम ये जानना चाह रहे हैं कि वोट आपका जो जाएगा तो किस पार्टी को जाएगा और किस बिना पर जाएगा। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आपका जो कीमती वोट है आप किसको देना पसंद करेंगे? हम जेडीएस पार्टी को देना। सर क्या है जेडीएस पार्टी को, क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है सर? जो जेडीएस पार्टी की टिकट है हमारे इब्राहिम साहब को मिली है, जो एक डायनेमिक लीडर है, जो एरिया डेवलपमेंट के लिए क्या है मालूम अच्छे काम किए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे। सर डेवलपमेंट की बात जहाँ पर कर रहे हैं, तो अब जो एक्स कॉर्पोरेटर जो कांग्रेस से लीड लिए थे वो भी तो काम किया ना, उनके पीरियड में भी अच्छा काम हुआ है। क्या काम हुआ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम में लोगों को गुमराह कर 200 रुपये लिए। टोटली ताजनगर वार्ड नंबर 1 से कम मैं सोचता हूँ कि 4000 से 5000 एप्लीकेशन ये लिए 200 रुपये कितने होंगे अमाउंट। हाँ, यहाँ तक कि ये गवर्नमेंट को तो छोड़ो, पब्लिक को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। आज हमारे साथ हसीना बेगम है, जो इससे पहले भी जेडीएस पार्टी से उन्होंने भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इलेक्शन लड़े थे, इलेक्शन के उम्मीदवार थे। तो हम इनसे पूछना ये चाहेंगे कि हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका कीमती वोट किसको पड़ेगा? इब्राहिम। क्यों आखिर इब्राहिम साहब को क्यों देना चाहेंगे आप वोट? तो आगे भी जरा उन्होंने काम अच्छा करे थे ना, इससे पहले थैरिया पर काम किया। क्यों पड़ेगा और किस वजह से पड़ेगा? जेडीएस पार्टी को रहेगा। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा। हमारा एक एपिसोड चल रहा है कि आने वाला कॉर्पोरेटर कौन होगा। आज हम वार्ड नंबर 1, जिसे मुस्लिम कॉलोनी और मुस्लिम संघ भी कहा जाता है, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक्स कॉर्पोरेटर आली जनाब अलहाज इब्राहिम साहब, जो जेडीएस से वार्ड नंबर 1 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ेंगे। सर, हमारा एपिसोड चल रहा है, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम। वॉइस ऑफ गुलबर्गा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम चलाए वो कौन बनेगा कॉर्पोरेटर। इससे पब्लिक को और यहाँ की आवाम को ये मालूम होता है कि किसकी बात में किसमें काबिलियत है और वो क्या कर सकता है। ये चैनल के जो ये वीडियो अभी जो बना रही है, इससे तमाम लोगों को जो कैंडिडेट है इसमें मजबूत कौन है और कौन क्या कर सकता, इसकी जानकारी मिल सकती है पब्लिक को। सर, सबसे पहले आप कांग्रेस से वार्ड नंबर 1 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़े थे और उसमें आप कामयाब भी हो गए थे। सबसे पहले रीज़न ये है कि आप कांग्रेस पार्टी को अलविदा क्यों कहे, इसकी वजह क्या है? अगर इसको शॉर्ट में मैं बोलूँ तो यहाँ पर ताजनगर की हिस्ट्री में 2-3 इलेक्शन हुए, लेकिन हमारे एरिया से कोई भी कामयाबी किसी को हासिल नहीं हुई। और दूसरी वजह यह है, ये एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। आपका सवाल था कि भाई कांग्रेस से आप अलग क्यों हुए। ये इसलिए हुए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की वजह से। अब वो डेवलपमेंट क्या है बोले तो एसएफसी में हमारे को सिर्फ 5 लाख रुपए मेयर हमारा रहते पर, चेयरमैन हमारा रहते पर सिर्फ 5 लाख रुपए डेवलपमेंट वर्क के लिए दिया जा रहा था। 2 साल तक हम खामोश रहे। इसके बारे में मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के पास भी हम गए। साहब, ये लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। एरिया जो है ना, एरिया में पहली बार हम जीत कर आए, लोगों को उम्मीद बहुत है, काम बहुत है। इस अंदाज में अगर गए तो हम 25 साल तक भी काम नहीं हो सकता वार्ड में हमारे। तो आपका ज़रा सपोर्ट रहा। 5 लाख रुपए में मैं एक रोड बनाता हूँ, आप एक 5-10 लाख रुपए दो, जिसमें उससे मैं 1-2 रोड बने या नाली बने या दूसरे काम हो। तो उस टाइम वक्त मरहूम कमरुल इस्लाम साहब ने मुझसे कहा, देख मियाँ, मोमिनपुरे के 30,000 वोट हैं और रोज़े के 60,000 वोट हैं। मेरे को सबसे पहले वो एरिया में काम करना है, क्योंकि उस वक्त कमरुल इस्लाम साहब हार के जीते थे।
जी। हाँ, कंटिन्यू पीरियड उनका जीत का नहीं था। चंद्रशेखर पाटिल रेवूर साहब उस टाइम हम जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके जीते थे, चंद्रशेखर पाटिल रेवूर एमएलए थे प्रेसिडेंट गुलबर्गा सिटी के। उसके 1 या 1.5 साल के बाद कमरुल इस्लाम साहब फिर नॉर्थ साउथ हुआ गुलबर्गा, कमरुल इस्लाम साहब एमएलए चुनकर कामयाबी कमरुल इस्लाम साहब को मिली। सर जहाँ मेयर की बात कह रहे थे कि मेयर में जब मेयर का कॉन्टेस्ट किया जा रहा था तो आपके वहाँ पे गैर हाजिरी थी, इसका रीज़न क्या था सर? इसका रीज़न हम एब्सेंट रहने की वजह ये थी, जो भी उस टाइम पे मेयर बनाने की बात हो रही थी तो जगन्नाथ जो हीरापुर के कॉरपोरेटर थे, इसके ताल्लुक से खरगे साहब से भी बात हुई थी हमारी। खरगे साहब बोले देखो भाई तुम कुछ भी करो, कल सुबह में उठने के बाद पेपर में मेरे को ये दिखना कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बना। ये डेवलपमेंट वर्क के वास्ते एक तकरीबन 12 से 15 कॉरपोरेटर लोग हम लोग जुस्तजू में लगे हुए थे। ये डेवलपमेंट नहीं हो रहे वार्ड्स, अब हमारा तो एक्सटेंशन वार्ड था, बड़ा वार्ड था, 7-7 8-8 एरिया आते थे हमारे को, हर 2 दिन में 3 दिन में स्ट्राइक हो रहे थे। उसके एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत टेंशन था हमारे को। इसलिए कमरुल इस्लाम साहब उस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करे थे मेयर के लिए, इसलिए हम उस दिन हमारे को वो कैंडिडेट पसंद नहीं था, हम एब्सेंट हो गए। सर आपके एब्सेंट होने की वजह से हो सकता है कि बीजेपी का मेयर बने? हम एब्सेंट का मतलब एक ही दिन में मेयर नहीं बनाओ, हम एब्सेंट थे। दूसरे दिन सईदा बेगम जो मेयर थे उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सके, उन्होंने भी मैडम भी उस दिन मीटिंग नहीं हुई। सैटरडे के दिन, संडे था गैप, आप हमारे को बुला के पूछ सकते थे क्या भाई क्या है आपके बीच में इख्तलाफात, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप लोग नाराज हैं, पूछ सकते थे। नहीं पूछे कोई भी हमारे को। मंडे के दिन फिर इलेक्शन हुए, मेयर इलेक्शन। मंडे के दिन फिर दोबारा हाउस ऑफ प्रेसिडेंट में सईदा बेगम साहब जो है ना मेडिकल का बहाना करके एब्सेंट रहे। आरसी स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर आया, आरसी को इंचार्ज बना के भेजा गया। जब एक एक्टिंग मेयर के टाइप में विनोद के बी शानापा साहब के जो बेटे थे, उन्होंने भी कॉर्पोरेटर थे, उनको 1 घंटा 2 घंटे के लिए गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में मेयर बनाया गया, उस पर इलेक्शन करा गया। उनके हाउस में ज़्यादा थे मेजोरिटी, और हम ही नहीं, तकरीबन 10-12 कॉर्पोरेटर नहीं थे उस टाइम पे। मैं एक ही नहीं, कांग्रेस के जो 22 या 23 कॉर्पोरेटर थे उस वक्त में, उसमें से तो 12-13 कॉर्पोरेटर नहीं थे। आज भी जो कांग्रेस में है शामिल, अभी मैं कई लोगों के नाम गिना सकता हूँ, वो भी एब्सेंट थे उस टाइम। हम तो कांग्रेस छोड़ दिए, ये वजह से डेवलपमेंट की वजह से हम छोड़े, लेकिन उस वक्त तकरीबन कांग्रेस के जो आज भी कांग्रेस में हैं एब्सेंट थे वो भी। तो सिर्फ हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते कि भाई हमारे से वजह से बना बोल के। ये मैं कहना चाहता हूँ गुलबर्गे की आवाम से। सर अब आते हैं एरिया के डेवलपमेंट के लिए। सर एरिया में बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है? जब आप कॉर्पोरेटर बनकर आए, एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? देखिए साहब, उस वक्त 2008 में हमारे एरिया में कुल, अब एक एरिया की बात करूँगा मैं ताजनगर की, फर्स्ट सिर्फ 2 खंबे पे एक मस्जिद अक्सा और एक मस्जिद फातिमा, 2 खंबे पे सोडियम लाइट थे, बाकी कोई भी खंबे में इवन ट्यूबलाइट तक नहीं थी। स्ट्रीट लाइट, ड्रेन वर्क, रोड्स, तकरीबन हम काम किए इसमें। अब मैं आपको रोड का नाम भी गिना सकता हूँ, भारत आइसक्रीम फैक्ट्री से लेके वो चुनचुर वाले हाउस तक, उसके बाद ये SFC ग्रैंड में हुआ काम, उसके बाद ये हमारे रफ़ीक भाई बागवान के घर से लेके फातिमा मोहम्मद साहब सेंटरिंग के कोने तक हुआ, उसके बाद फिर फातिमा मस्जिद के कोने से लेके रिंग रोड टच हुआ, बहरा मड़गी रशीद साहब से घर से लेके फिर रिंग रोड तक रोड बना, और आज भी ये रोड अच्छी कंडीशन में है। अब रहा सवाल दूसरा, लास्ट मेयर के टाइम पे अशफाक चुलबुल साहब, मतलब चौथा मेयर के टाइम पे अशफाक चुलबुल साहब मेरे को वादा करे थे 40 लाख रुपए इब्राहिम साहब तुम्हारे को फंड दूंगा मैं बोल के। उस बेसिक पे मेरा एस्टीमेट भी बना था, पूरा हो गया था। अचानक लेबर लोग स्ट्राइक करने की वजह से, लेबर जो मशाल रैली निकाले थे, कोर्ट ऑर्डर दिया था इमीडिएटली इनकी पेमेंट करना बोल के। गुलबर्गा कोर्ट ऑर्डर करने के बाद अगर आप 15 दिन में पेमेंट नहीं करें तो कॉर्पोरेशन को लॉक कर देते बोल के बोले थे। मनोज जैन साहब कमिश्नर थे उस दौरान। मनोज जैन साहब क्या करें, हमारा ग्रांट जो भी था वो फ़ौरन उठा के लेबर पेमेंट को, बगैर हमारी नॉलेज के लेबर पेमेंट को दे दिया उन्होंने।
क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, अगर आप पेमेंट नहीं करें लेबरों की तो हम लॉक डाल देंगे, ये बात थी। तो वो पीरियड का जो बजट था, फिर अगले पीरियड हमारे को सोमशेखर मेलीमनी जो मेयर बने, उनके पीरियड का वर्क जो है ना, यहाँ पर ये डॉक्टर हबीबुल्ला के घर से लेके निज़ामुद्दीन साहब का घर, उसके बाद मेरे घर से लेके निरंतरा स्कूल तक, उसके बाद फिर फैज़ुद्दीन साहब का घर, राबानापा के घर से लेके फिर नीचे तक, उसके बाद फैज़ुद्दीन साहब के घर से लेके एंड तक, डेड एंड तक, उसके बाद यहाँ पर पंजा ऑयल मिल से लेके नीचे लंगर बोड़ी के एरिया तक, ये तमाम रोड मैं बनाया हूँ, तमाम रोड वैसी कंडीशन में। और इतनी और हमारे पास दूसरा कोई एक 13 फाइनेंस था, 13 फाइनेंस में तो थोड़ा पैसा आता था, वो मेरे डिप्टी मेरिट फुलफिल कर देते थे, थोड़ा बहुत एमएलए साहब का इंटरफेयर रहता था, वो पूरा उधर ही फुलफिल हो जाता था। अब रहा सवाल, ये तमाम रोडें जो है ना, हम जुस्तुजू 28 कमिश्नर, हमारे 5 साल के पीरियड में 28 कमिश्नर गुजरे, ऐसे मुश्किलात में हम काम करते हुए आए थे। सिर्फ और सिर्फ मैं आज भी ईमानदारी के साथ ये कहता हूँ, उस वक्त जो हम डिसीजन लिए थे पब्लिक डेवलपमेंट के लिए लिए थे, ना कि अपनी ज़ाती मुफाद के लिए। हम एब्सेंट रहने की वजह ये थी, उसके बाद भी हमारे को, हम तकरीबन गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास भी गए कि हमारा जो है ना ऐसा मुश्किलात आ रही है, हमारे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है सिटी के लीडरों से। हम प्रियंका खरगे साहब के पास भी गए, खरगे साहब के पास भी गए, तकरीबन पूरे शरण प्रकाश पाटिल साहब के पास भी गए, पूरे मैं बोल रहा हूँ ना, सेंट्रल के, स्टेट के सब लीडरों के पास भी हम अपनी गुजारिश रखे, लेकिन कोई भी लीडर हमारे को बैठ के हमारे बीच में जो डिस्टर्बेंस आया था उसको दूर करने की कोई कोशिश नहीं करे, इसलिए हम कांग्रेस को खुदा हाफिज बोल के आ गए। सर, जब एरिया की बात करें कि बहुत सारी आपकी जो कॉर्पोरेटर थे, आप बहुत सारे काम आपके पीरियड में हुए हैं, तो सर फिर आपको आने वाले इलेक्शन में, जो इलेक्शन हो गया है, तो आपने फिर एरिया वाले ने आपको धोखा दिया है। धोखा ये कह सकते हैं कि भाई इतना सारा डेवलपमेंट जो है होने के बावजूद भी, अच्छा काम होने के बाद भी रोड नहीं थी, रोड का काम हो गया, लाइट नहीं थी, लाइट का काम हो गया, और बहुत सारे काम आपने किया है, तो आपको फिर जनता ने क्यों आपको नहीं चुना है? देखो, इसमें मेरे भाइयों की और मेरे एरिया वालों की गलती नहीं है, यहाँ की पब्लिक की गलती नहीं है। इनको गुमराह किया गया कि इब्राहिम जो है ना बीजेपी में गया बोल के, सिर्फ और सिर्फ ये एक बात है। और वो घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, ये वो, भाई अल्लाह का एहसान है, हम ख़ानदानी पैसे वाले हैं। आज भी मोहम्मद अली रोड पे हमारा घर है, गवंडी में दुकान थी वो भी बेचे हम, और अलंद में घर है हमारा आज भी, और आज भी हमारा चुनचुर में खेत हैं। सर, एक मिनट में बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। ये इलेक्शन से पहले आपकी प्रॉपर्टी थी या इलेक्शन के बाद बनी? क्योंकि जनता जानना चाहिए ना, जब इलेक्शन हो गया है तो आपका घर लोगों को दिख रहा है कि कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो है आपकी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पब्लिक ये पूछना चाह रही है कि वो जो प्रॉपर्टी है इलेक्शन से पहले की है या इलेक्शन के बाद की है? प्लॉट तो इलेक्शन से पहले ख़रीदा था मैंने जी। डेवलप आखिरी 34 साल में मैं उसका कंस्ट्रक्शन काम चालू करा, 2012 या 11 में चालू करा, 12 में तो फिर दोबारा इलेक्शन हुए, 11 में ऐसा कुछ अंदाज़ा चालू करा। वो काम चलते चलते 2014 में कंप्लीट हुआ वो काम जी। बिल्डिंग वर्क 14 में कंप्लीट हुआ, ये बोलना चाहता हूँ। सर, ये बोलना चाह रहे हैं कि 220 लोगों को केएमडीसी के लोन के बारे में काफ़ी सारी इंक्वायरी करने के बाद आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जनता का सवाल है ये, कि जनता का ये कहना है कि जब केएमडीसी के जो लोन 220 लोगों को जो दिया गया है, उसमें से गालिबन 150 लोग हैं, और 150 लोगों को आपने जो आपके पीरियड में जो हुआ है, ये कहना है 150 लोग हैं, मतलब नहीं, 150 लोगों को मिला है। तो बाकी के कहाँ गए? तो ये जी आपसे पूछना है ना। ठीक है, चलो। तो 220 में से जनता का ये कहना है कि 150 मिले हैं, और 150 में भी ये रूल्स रखा गया है कि हर महीने की 13 तारीख को आपके पास अमाउंट को भरना है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए साहब, पहली बात तो ये झूठ है कि अभी 150 लोगों को मिले। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसी उठा के नहीं दे देता पैसे विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये खाली ख्याली पुलाव है। अब रही बात, पैसे जब आते कोई डिपार्टमेंट से, कोई भी स्कीम से, बाज़ाब्ता उनके नाम से चेक आता है, पूरे उनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। जैसा कि आज के उस दौर में आधार कार्ड नहीं था, राशन कार्ड, आईडी कार्ड, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उनका क्या क्या प्रपोजल है, वो सब
फॉर्म के साथ फुलफिल करके देना पड़ता था। उनकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, एडिट रिपोर्ट, ये सब चीज़ें ज़रूरी चीज़ें थे, बगैर इसके पैसा नहीं मिलता। और रहा सवाल 13 तारीख का जो बोल रहे आप, लिए है तो भरना तो पड़ता, उसके अंदर सब्सिडी कितनी थी वो नहीं पूछे आप जी। हर किसी को 2,500 हज़ार रुपये की सब्सिडी थी, बराबर। और उसके अंदर भी जब हम जिम्मेदारी लेके KMDC ऑफिसर से हम राब्ता करके जिम्मेदारी लिए, उसके हिसाब से हम वो पैसे भरते भी गए, लोग कुछ भरते गए कुछ नहीं भरते गए, ऐसे ही चलते गया। बाद में फिर सिद्धरामैया गवर्नमेंट में पूरे माफ़ हो गए, ये भी हुए। उसके बाद मैंने 35 ऑटो दिलाया था, मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की वजह से मिले थे ऑटो जी। हाँ, साहब MLA थे, साहब बेंगलुरु से जाके मेरे को बोले इब्राहिमिया ये तेरे को करना है काम, ये 35 ऑटो लोगों के नामा दिए, सब दिए, साहब जाके फिर के करके लाके दिए वो लोगों को ऑटो। अब इसको तुम 30 ही ऑटो आए बोल के नहीं बोल सकते जी। उसके बाद जब तक पूरे डॉक्यूमेंट्स होना पड़ता भाई कैंडिडेट के, पूरे ऑटो आए, वो भी ऑटो के भी पैसे माफ़ हो गए। कई ऐसी स्कीम थे जिसके जो है ना सिद्धरामैया गवर्नमेंट में पूरे KMDC के तकरीबन जो लोन्स थे या एक्सेट्रा जो भी बेनिफिशियरी थे तकरीबन सबके ऑल ओवर फिनिश हो गए, उस टाइम क्लियर कर दी गवर्नमेंट। सर, नाली की और रोड की जहां बात कर रहे हैं, बात जगह तो आपके ही के पीरियड में जब आप कॉर्पोरेटर थे तो जनता का ये कहना है कि नाली जो बनाई गई है तो उसमें बहुत सारे पत्थर को डाला गया है, तो ये कन्फ्यूज़न है लोगों को। हो सकता है कि अपोजिशन वाले बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक, ये जनता को क्या कहेंगे आप? नाली जो बनाई गई है, पानी नहीं जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो मैं ये आपको फिर एक बार ये क्लियरेंस करना चाह रहा हूँ, हम जितने भी नाली उस टाइम पे बनाए जी, कोई भी नाली में रुकावट नहीं है। और रहा सवाल पत्थर डालने का, देखो भाई वो गुत्तेदार का काम है, मेरा थोड़ी है, मैं थोड़ी माल विल मिला के पत्थर डालता हूँ। सर आप बोल भी सकते थे ना। नहीं, ये पत्थर डालने की बात, सपोर्टिंग को पत्थर लगाते, उसको पत्थर नाली के अंदर नहीं डालते। थर्ड पार्टी था, इंस्पेक्शन होता था, थर्ड पार्टी आके फोड़ के चेक करता था, लेंथ विड्थ सब चेक होता था। हमारे पीरियड में थर्ड पार्टी स्टार्टिंग से थे। चलो भाई, पहले के दौर के सरकार बनाए चले गई, आज भी पूरे नाली सेफ एंड साइड स्टैंडिंग पोजीशन पे है, आप देख सकते हैं। मांगता है तो मैं आपको ले आके बता सकता हूँ, पत्थर अगर डालते तो वो कैसा रुकता था, ये सवाल ही नहीं है, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। सर, आपने आपके जब कॉर्पोरेटर बनकर आए हैं तो कितने लोगों को आंगनवाड़ी में जो 10th पढ़कर बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है 10th पढ़कर या POC पढ़कर या डिग्री कर बैठे हुए हैं, तो आपके पीरियड में आपने कितने लोगों को आंगनवाड़ी स्कूल में जॉब लगाया? देखिए, उस वक्त 5 आंगनवाड़ी टीचर हमारे एरिया के जो गरीब बच्चे थे वो आए मेरे पास, राब्ता हुए, भाई हम एजुकेटेड है, ऐसी स्कीम है आपके पास, आप हमारा रिकमेंड कीजिए, हमारे लिए जो भी हो सकता है मुनासिब कीजिए। लगाने वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरिट बेसिक होता है, मेरिट पे होता है। एक 8-10 और बच्चों का डाले थे हम, 5 का सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद हेल्पर का भी सिलेक्शन था। हेल्पर के बारे में भी, हेल्पर के वक्त मैं कुछ काम से बेंगलुरु जा रहा था, जाने के वक्त क्या हुआ, यहाँ पर 1 वीक का काम था बेंगलुरु में मेरे को, तो मैं वहाँ पर क्या, एक BO ऑफिस में एक लेटर दे के गया था कि विदाउट वेरिफिकेशन आप किसी को भी चार्ज का ऑर्डर नहीं देना। वर्क ऑर्डर, जो काम चालू करने के लिए आपको चार्ज लेने के लिए जो ऑर्डर कॉपी आती है, आप नहीं देना, वो एरिया के लोकल देखकर आप डिसीजन लेकर दे देना नौकरी, बोल के बोला था। मैं इतना बोल के गया था। तो यही देखो, लोगों में हमारे बारे में गलत फहमियाँ पैदा करना। एक बच्ची के बारे में, जबकि उसको मैंने ही बोला था, वो बच्ची महाराष्ट्र से पास है, उसको मैंने ही बोला था कि उसके घर तक जाके उसके ससुरे को बोला था, भाई तू विधवा है, फर्स्ट प्रेफरेंस तेरे को मिलता, तुम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, वहाँ सबमिट करो, आगे क्या होता अल्लाह की मर्जी है। देखिए, मेरे हाथ से भी जो होता मुनासिब मैं करने की कोशिश करता हूँ बोल के, अल्लाह के फजल से आज वो बच्ची नौकरी पे है, काम कर रही है, विडो है, अल्लाह उसको और तरक्की दे ऐसी। सर, सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि जब आप इलेक्शन में लड़ रहे थे तो जब इलेक्शन आपने लड़ा है तो पब्लिक ने आपको, खास करके ताजनगर की आवाम ने आपको
किस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जिसकी वजह से आप इलेक्शन नहीं जीते, तो आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले इलेक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे ताजनगर की आवाम को गुमराह किया गया इस ताल्लुक से कि भाई ये कॉरपोरेशन से ला के अपने पैसे से बिल्डिंग बनाए। कोई ताजनगर में बताए भाई कि किसी के मैं 1,50,000 रुपये डुबाया हूँ या खाया हूँ, कोई साबित करके बता दे मेरे को ये। और रहा सवाल सपोर्ट क्यों नहीं करे, यही देखो शोषा, जैसा पानी के गुब्बारे रहते भाई बीजेपी में गए नू, बीजेपी में गए बोल के गलत लोगों को जहन। हम सिर्फ उस वक्त हमारा जहन ये था हम डेवलपमेंट करें हैं, डेवलपमेंट के तौर पे डेवलपमेंट की बेसिक पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन लोगों को जो है ना बहुत अंदरूनी तौर पे इतना कंफ्यूज करके लोगों को माइंड डाइवर्ट करने का जो काम किए कुछ लोग महल्ले के उस वक्त, आज भी वो लोग जो है ना तकरीबन उसमें से मेरे पास फिर 90% लोग जुड़े हैं कि भाई हमारे को जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दिया आपके ताल्लुक से, आपके काम की और आपकी काबिलियत की हम देख के हम अब दोबारा आपके साथ जुड़ते हैं बोल के फिर जुड़े हैं मेरे साथ लोग। ये थे जेडीएस के आने वाले कॉरपोरेटर से, ये वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार हैं। तो हम अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब जो एक्स कॉरपोरेटर थे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वॉइस ऑफ गुलबर्गा को अपना कीमती वक्त दिया है। तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कौन किसकी मेहनत रंग लाएगी।